So, welcome back to Smart Prep. I hope you all are doing well. So, we have discussed till meteorological parameters from unit 1. So, next topic we have to discuss is interaction between Earth, man, and environment. Like how they interact with each other, how that interactions, you know, how their interaction impact each one of them. Like how man impacts the Earth, Earth impact the environment impacts the man. Like what are the relations between them? Okay, how all three together shape each other. So this is the thing which we are going to लर्न ओके इन दिस लेक्चर। तो ये हम सीखने जा रहे हैं कि क्या करते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चन टॉपिक से आए हुए हैं, थोड़े अलग तरह के भी आते हैं। तो इसलिए अगर पता रहेगा तो आसानी से मतलब बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बट अगर नहीं पता है तो फिर वो तो नहीं पता है, इसलिए ये जरूरी है जानना। ठीक है, और इससे रिलेटेड इस टॉपिक से रिलेटेड और भी जगह सवाल आते हैं। जैसे अगर आप एपी के असिस्टेंट प्रोफेसर के देखते हैं वहाँ आते हैं, साइंटिस्ट के एग्जाम देते हैं इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट के तो वहाँ आते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये टॉपिक से सवाल आते हैं क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल है, और वैसे भी जनरल अवेयरनेस के लिए भी बहुत टॉपिक जरूरी है। ठीक है, तो चलते हैं इसमें, शुरू करते हैं इसको। तो इंटरेक्शन बिटवीन अर्थमैन और इन्वायरमेंट, तो जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, कैसे इंटरकनेक्टेड है? तो देखिए, हवा पानी जो है, वाटर है, एटमोसफेयर है, ये सब है। ठीक है, ये अर्थ पे प्रेजेंट है। ठीक है, हम भी उस पर प्रेजेंट है, अर्थ पे। अर्थ मतलब होल, जितना उस पर लैंडस्केप्स हैं, पहाड़ हो गए, नदी झरने, ये सब हो गए। ठीक है, इन्वायरमेंट जितना सारा इकोसिस्टम है, जैसे पहाड़ एरिया का अलग इन्वायरमेंट है। ठीक है, समुंदर वाला एरिया का अलग इन्वायरमेंट है, फिर उसमें हम उसके हिसाब से रहते हैं। जैसे कि वो हमारे कल्चर को शेप करता है, वो हमारे फीडिंग हैबिट को, कि हम क्या खाते हैं, नहीं खाते हैं, क्या पहनते हैं, किस तरह का वहाँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, नहीं होगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है। फिर हम चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नेचुरल चीज़ों को, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, फोसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो हम ऐड ऑन करते हैं पॉल्यूशन में। ठीक है, और उसके कारण से हम लैंडस्केप चेंज करते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, माइनिंग करते हैं उसी फ्यूज के लिए। तो इस तरह से भी चीज़ें हैं। तो सब कुछ एक दूसरे को, जितने हैं सब चीज़ों को एक दूसरे पे इम्पैक्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो तीनों चीज़ें फाउंडेशन है इन्वायरमेंट साइंस के। ठीक है, ये तीनों, अर्थ मैन इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंटल साइंस जो पढ़ते हैं ना, उसके फाउंडेशन ही है ये तीनों पे। इन तीनों के ही इंट्रैक्शन के रिलेशंस को हम इन्वायरमेंट साइंस में पढ़ते हैं और कुछ नहीं। यही तीन है, इन तीनों के रिश्तों को हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंट साइंस में। टोटल इन्वायरमेंट साइंस जो है एज ए सब्जेक्ट, ठीक है, एज ए डिसिप्लिन, यही है। ठीक है, तो चलते हैं इसमें, देखते हैं और आके कि क्या क्या। बहुत ही साधारण सा टॉपिक। तो इसमें जैसे कि मैन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन होता है, कि इनके बीच जो इंटरेक्शन होता है, तो फिजिकल इन्वायरमेंट के बीच होता है, सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंटल ओरिएंटेशन होता है, इन्वायरमेंटल बिहेवियर जो साइकोलॉजी हम, जैसे कि सब कहते हैं कि साइकोलॉजी कैसे है, हमारा एनवायरनमेंट कैसे साइकोलॉजी डिसाइड करता है, ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे। सिंपल सी लॉजिक है कि एक ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ रही है, एकदम चिपचिपा है, हवा नहीं चल रही है, तो एक हम बहुत अनईजी फील करते हैं। अनईजी के कारण हमको बहुत ही उसमें कोई कुछ कह दे तो उसमें तुरंत ऐसे टेम्पर ऑन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम अनईजी हैं। वो अनईजीनेस क्यों है? वो इन्वायरमेंट के कारण है। ठीक है, ऐसी जगह है जहाँ पे सब कुछ काम है, बहुत सही से है, एकदम काम भी है, इन्वायरमेंट भी काम है, एकदम बढ़िया मजा आ रहा है। वहाँ पे कुछ बोल देता है, फिर सोचते हैं अरे उतना टेम्पर नहीं। तो इस तरह से साइकोलॉजी भी डिपेंड करता है। ठीक है, इन्वायरमेंट पे। ठीक है, मतलब किस तरह के, कहाँ पे, जैसे कि एक बहुत ही एक ऐसा एरिया है जहाँ पे चीज़ें बहुत मुश्किल हैं लाना ले जाना, तो वहाँ के लोग बहुत रिजिलियंट होते हैं, क्योंकि बचपन से ही उनको पता है, हर चीज़ की वैल्यू करते हैं। एक चीज़ जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत सारे से होते हैं। मैं सपोज एग्जाम्पल दे, जैसे राजस्थान है अपना, ठीक है, खासकर थार वाला रीजन, जैसलमेर है, उसके आगे का, उधर पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। तो वो रिस्पेक्ट है पानी के लिए, कि हाँ भाई बहुत मुश्किल से मिलता है, तो उनका अलग उसके प्रति साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है उनका। लेकिन वही आ जाए हम, क्या बोलते हैं, गंगा यमुना दोआब में, तो यहाँ पानी ही पानी है, पानी ही पानी है। तो यहाँ हाँ ठीक है, नल खुला है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, हाँ बह जाना दो। ठीक है, तो वो भी डिसाइड करता है। तो ये हमारा क्या है, हमारा साइकोलॉजिकल बिहेवियर है वो रिसोर्स के प्रति। क्योंकि वो अबंडेंस में है तो हमारा अलग बिहेवियर है, स्कार्सिटी है उसकी तो हमारा अलग बिहेवियर है। तो ये भी डिसाइड करता है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें हैं। कल्चरल तो मैंने बात किया है कि किस, जैसे कोई
समुद्र के किनारे रहता है तो उसकी ड्रेसिंग स्टाइल अलग है, कोई पहाड़ों में रहता है तो उसकी ड्रेसिंग स्टाइल ओवर द पीरियड्स अलग तरह से डेवलप हुई है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो पहले जानते हैं अर्थ सिस्टम के बारे में। तो अर्थ सिस्टम में मेजर क्या है, 4 स्पेस होते हैं। लिथोस्फीयर जो कि सॉलिड पार्ट है हमारा, कॉन्टिनेंट हो गया, कॉन्टिनेंट फ्लोर हो गया, कॉन्टिनेंट हो गया, ओशन का फ्लोर हो गया, अपर मेंटल हो गया, ये सब पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे सारे टेरेस्ट्रियल लाइफ होते हैं, मिनरल्स के सारे होते हैं, साइक्लिंग ये सब चीज़ें होती हैं, जियोलॉजिकल प्रोसेस सेव करते हैं लैंडस्केप को। फिर है हाइड्रोस्फीयर, जिसमें कि वाटर का बात हो गया, जो ओशंस की बात हो गई, अपना हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हो गया, ठीक है, प्रेसिपिटेशन हो गया, ये सब बातें हो गई। ठीक है, इसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो कि सस्टेनेंस के लिए इकोसिस्टम के लाइफ सपोर्ट करते हैं, ये सब चीज़ों को। फिर है नेक्स्ट एटमोसफियर, यहाँ पे गैसियस इन्वेलप है जो हमारे हार्मफुल सोलर रेडिएशन पहुंचाता है, प्लस हमें ऑक्सीजन देता है ताकि हम ब्रीथ कर सकें, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सकें, और एक रेगुलेशन उसमें चलते रहता है। ठीक है, उसके बाद बायोस्फीयर, बायोस्फीयर में जो हो गया जहाँ पे लाइफ है, जिसमें हम लोग आते हैं। ठीक है, कि वो कहाँ से एग्जिस्ट करता है, तो वो एकदम अच्छे नॉर्मल इन्वायरमेंट से लेके डीप ओशन ट्रेंचेस से लेके एटमॉस्फेरिक लेयर से लेके पहाड़ों से लेके हर जगह ये होता है। ठीक है, ये बात हो गई अर्थ पर कि अर्थ ये सब चीज़ें हैं। अब आता है ह्यूमन का, जो एंथ्रोपोजेनिक फोर्स है। तो ह्यूमन सिस्टम में क्या है, तो ह्यूमन क्या है कि ये एक मतलब जियोलॉजिकल फोर्स के ही कंपेरेबल में है। क्या, तो स्पीसीज डेवलप यूनिक एबिलिटी टू सेट अपार्ट फ्रॉम अदर, दे एबिलिटी टू मैनिपुलेट करते हैं इन्वायरमेंट को। ठीक है, अनप्रेसिडेंटेड स्केल पे कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर उस नॉलेज को नेक्स्ट जनरेशन को पास करते हैं ताकि उस पर वो और ज़्यादा काम करके और ज़्यादा एक लेवल एडवांस जा सके। ठीक है, अगर अपने प्रीवियस जनरेशन देखें तो हमारे मम्मी पापा, जैसे हमारे पेरेंट्स थे तो वो इस्तेमाल करते थे लैंडलाइन इस तरह की फ़ोन, मतलब अपने यंग एज में। और हम अपने यंग एज में स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन को पास किया गया ना, उनके सिस्टम के इसमें माइक्रोफोन खोजा गया, ये सब आया। फिर उस सिस्टम को उन्होंने इंटीग्रेट किया हमने, और उस पर एडवांस रिसर्च करके उसको और कॉम्प्लेक्स बनाया। ठीक है, तो ये चलते रहता है। उसके बाद है कि हमारा क्या होता है, ह्यूमन सिस्टम में सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क होते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन डायनेमिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो बढ़ती जा रही है, तो उस रिसोर्स का ज़्यादा यूज करेंगे, रिसोर्स का ज़्यादा यूज करेंगे, ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, फिर वो इन्वायरमेंट को नुकसान करेगा। ठीक है, और उसके कारण हम अर्थ सिस्टम का पूरा ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हमारा सबसे टर्निंग पॉइंट बना इसमें। तो ग्लोबल सिस्टम के, ठीक है, बिकम कंपेरेबल टू नेचुरल फोर्स, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से हम इस तरह के बदलाव लेके आए ना, मतलब चीज़ों को कि जो कि जैसे जैसे सबसे बड़ा बदलाव क्या है कि क्लाइमेट चेंज का अपने प्रोसेस को एक्सेलरेट कर दिया। ठीक है, वो नेचुरली होता था कि हाँ वोल्केनिक इरप्शन हो गया बहुत ज़्यादा, तो चारों तरफ एरोसोल्स पार्टिकल्स निकल गए, क्या बोलते हैं, सॉरी, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब निकले, और फिर वो क्लाइमेटिक चेंजेस लाए। लेकिन अभी क्या है कि हम खुद ही इतना ज़्यादा निकाल रहे हैं धुआं और पॉल्यूशन की, उसके कारण से ये सब चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, ये ह्यूमन सिस्टम है। उसके बाद इन्वायरमेंटल सिस्टम, द लिविंग मैट्रिक्स। इन्वायरमेंटल सिस्टम का रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स वेव्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का। ठीक है, वो हम इंटरेक्शंस देखेंगे, खासकर इंटरेक्शन क्या बोलते हैं हम अपने इन्वायरमेंटल बायोलॉजी वाले यूनिट 3 में। ठीक है, तो यहाँ पे जानते हैं कि जो इनके बीच में इंटरेक्शन होता है। ठीक है, वो मल्टीपल स्केल्स पर काम करते हैं, जैसे लोकल सिस्टम है, फॉरेस्ट है, वेटलैंड है, ग्लोबल सिस्टम है, जैसे कार्बन साइकिल है, ओशन सर्कुलेशन है। इकोसिस्टम फंक्शन करते हैं एनर्जी फ्लो से, न्यूट्रिएंट साइकिल से, सोलर एनर्जी लीडर करता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, फिर अलग अलग फूड चेन, फूड वेब के थ्रू पे ठीक है वो जाता है, फिर लास्ट में डिसिपेट हो जाता है हीट के रूप में, फिर से वापस कहाँ पे, स्पेस में। ठीक है, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग होती है, तो ये सब चीज़ होते रहती हैं ताकि स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, चीज़ें चलती रहे। अब कॉम्प्लेक्स क्यों है ये रिलेशन, तो क्या है, पहला कि नॉन लीनियर इंटरेक्शन। नॉन लीनियर मतलब कि ऐसा नहीं है कि ऐसे ही इंटरेक्शन चल जा रहा है कि हाँ इंटरेक्शन हुआ, इंटरेक्शन इसका स्पेस पे नहीं, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसका यहाँ पे ये दोनों का इंटरेक्शन हुआ, इसका इधर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसका इधर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, इधर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये है कि नॉन लीनियर इंटरेक्शन है कि स्मॉल चेंज इन वन कंपोनेंट कैन लीड टू डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज चेंजेस इन अदर्स। आप नहीं कह सकते कि यहाँ पे इंटरेक्शन होगा तो सिर्फ ये नेक्स्ट वाले पे इम्पैक्ट पड़ेगा, नहीं, इधर वाले भी पड़ सकता है, इधर वाले हो सकता है ज़्यादा पड़ जाए। ठीक है, जैसे ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 1-2 डिग्री बढ़ जाए तो मैसिव चेंज हो सकते हैं, जैसे हाई सी मेल्ट होना हो जाएगा, ओशन करंट में चेंज आते हैं, तो ये सब चीज़ें पाई जा रही हैं कि हाँ हो रहा है ये। ठीक है, उसको मल्टीपल फीडबैक लूप है। मल्टीपल फीडबैक लूप मतलब क्या होता है कि एक्शंस क्रिएट रिस्पॉन्स दैट कैन इधर एम्पलीफाई और डैम्पन द ओरिजिनल चेंज। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक रहेगा तो उसको जो चेंज हो रहा है उसको एम्पलीफाई करेंगे, नेगेटिव है तो उसको थोड़ा स्लो कर देंगे। ठीक है, तो और मल्टीपल फीडबैक लूप है कि हमेशा कंटिन्यू चल रहा है। उस पर जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं डिफोरेस्टेशन है, कटिंग करने से क्या होता है, CO2 ऑब्जॉर्प्शन घट जाता है, उसके कारण ज़्यादा कार्बन
हो जाता है एटमोसफेयर में, उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग होता है, उसके कारण होता है ग्लोबल वार्मिंग के और ज़्यादा फॉरेस्ट डाई ऑफ हो जाते हैं, ड्राउट या फायर से। तो इस तरह से उसके बाद इमर्जिंग प्रॉपर्टीज है। तो सिस्टम एज ए होल एग्जिबिट बिहेवियर दैट none of its individual component could produce alone. Climate change is an emergent property. Neither Earth's physical system, human activities, nor environmental process alone could create global climate change, but their interaction does. वो अकेले नहीं कर सकते, लेकिन सब साथ में मिलके, ठीक है, इंटरेक्शन के बीच होता है, उसके कारण से होता है। उसके बाद एक इंटरकनेक्शंस ऑपरेट एट मल्टीपल लेवल। तो पहले फिजिकल कनेक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड वाज वंस पार्ट ऑफ द प्लांट, ऑब्जर्व इट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर व्हिच इज रिसीव्ड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, ठीक है, burning or volcanic activity. Your breath connects you to ancient forest, industrial processes, and atmospheric chemistry. ठीक है, टेम्पोरल कलेक्शन एक्शन टेकन सेंचुरीज ago still influence tourism around little ice age was partly caused by the massive depopulation of America following the European contact, ठीक है, which leads to the forest regrowth and CO2 absorption, ठीक है। टूडेज क्लाइमेट पैटर्न स्टिल कैरी द ट्रेसेस ऑफ हिस्टोरिक पीरियड। फिर है स्पेशियल कनेक्शन कि फैक्ट्री इन चाइना अफेक्ट्स एयर पोल्यूशन इन कैलिफोर्निया थ्रू एटमॉस्फेरिक ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे वहाँ पे जैसे तो ठीक है, लास्ट लेक्चर में पढ़े थे ना, फ्लूम बिहेवियर ये सब में क्या बोलते हैं, खासकर लैप्सरेट या फिर थोड़ा बहुत मैंने सोची थी, जरूरी नहीं कि धुआं यहाँ पे हो रहा है तो यहीं पे होगा, ये तो भाई पूरा ग्लोब पे कैरी हो रहा है ना चारों तरफ। तो चाइना और कैलिफोर्निया के बीच में पूरा बड़ा वास्ट पैसिफिक ओशन है, ठीक है, यहाँ चाइना है, इधर कैलिफोर्निया है, फिर भी उसका असर पड़ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप उसको रोक नहीं सकते ना, आप मतलब एटमोसफेयर में आप जाली नहीं लगा सकते, आप उसको ग्लास नहीं लगा सकते, ठीक है। अपने घरों में आप ग्लास लगा सकते हैं, घरों में एयर प्यूरिफायर लगा सकते हैं, बट नेचर में तो नहीं कर सकते ना, ठीक है। फूड चॉइसेस जो होते हैं हमारे, उसके हिसाब से होता है कि कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होंगी नहीं होंगी। फिर है कि कैसे एक कंपोनेंट दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है, जैसे अर्थ इन्फ्लुएंसेस ह्यूमंस, तो वोल्केनिक इरप्शन होता है उसके कारण, ठीक है, फेमाइन हो जाता है, ब्लॉकिंग सनलाइट हो जाएगा, हार्वेस्ट रूइन हो जाता है, ठीक। अर्थक्वेक रिसेव करते हैं ह्यूमन सेटलमेंट को, हमको पता ही है, क्लाइमेट पैटर्न्स डिटरमाइन करते हैं कि कौन कहाँ रहेगा, ठीक है। फिर है अर्थ इन्फ्लुएंसेस इन्वायरमेंट, अर्थ कैसे इन्फ्लुएंस को इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, प्लेट टेक्टोनिक्स होता है, तो माउंटेन्स और रेनफॉल पैटर्न डिसाइड होता है, डाइवर्स हैबिटेट बनते हैं, सोलर रेडिएशन ड्राइव करता है वेदर पैटर्न को, फोटोसिंथेसिस को, जियोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि डिसाइड करता है कि किस टाइप का सॉइल होगा और वहाँ पे क्या उगेगा। फिर है ह्यूमन इन्फ्लुएंस अर्थ, तो ह्यूमन इन्फ्लुएंस क्या करते हैं अर्थ को, करते हैं कैसे, तो फोसिल फ्यूल बर्निंग है, उससे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज होता है, माइनिंग हो रहा है, उसके अर्थ का नेचुरल इरोजन में स्पीड आ जाता है, ठीक है। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के कारण लैंड सब्सिडेंस होता है जो कि लोकल जियोलॉजी को चेंज करता है। फिर क्या है कि ह्यूमन इन्फ्लुएंस और इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट कैसे करता है, एग्रीकल्चर नेचुरल इकोसिस्टम को मैनेज लैंडस्केप में ट्रांसफर कर रहा है, अर्बनाइजेशन के कारण एक नए तरह का इन्वायरमेंट बन रहा है, ठीक है, उसके कारण बहुत सारे इंपैक्ट पड़ रहे हैं, जैसे कि अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है, ये सब है, पॉल्यूशन अल्टर कर रहा है यार वाटर सॉइल केमिस्ट्री को। फिर इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन, फॉरेस्ट इकोसिस्टम प्रोवाइड ऑक्सीजन, क्लीन वाटर, क्लाइमेट रेगुलेशंस दैट डिपेंड्स ऑन, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड करता है फूड मेडिसिन इकोसिस्टम सर्विसेज को, कि हम जाते हैं नेचर में बहुत अच्छा मिलता है, वहाँ से सब कुछ मिलता है, तो वो भी तो हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है ना। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होने के कारण ह्यूमन हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है, इकोनॉमिक लॉसेज होते हैं, तो वो भी तो हमें इम्पैक्ट करता है। फिर इन्वायरमेंटल अर्थ को कहते हैं, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मॉडिफाई एटमोस्फेरिक कंपोजिशन, ऑक्सीजन को जैसे हमने पहले नहीं था हमारे एटमोस्फेयर में, फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म ने मॉडिफाई किया, ठीक है, लाया, ठीक है, मीथेन निकलता है वेटलैंड से, वेजिटेशन अफेक्ट लोकल क्लाइमेट को, जैसे कि ईगो ट्रांसपिरेशन अल्बिडो चेंज होता है, तो अल्बिडो चेंज क्या होता है, ये वेजिटेशन जाता है, जैसे कि पेड़ के नीचे बैठने पे कितना गर्मी के दिन में लगता है कि नहीं नॉर्मल टेम्परेचर ठंडा है, तो क्योंकि वो अल्बिडो इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो आपको शैडो दे रहा है। या फिर ऐसे इन्वायरमेंट में बैठते हैं जहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, और ऐसे इन्वायरमेंट में बैठते हैं जहाँ पे पेड़ नहीं है, वेजिटेशन नहीं है, ठीक है, सपोज की ट्रीज नहीं है, और एक गर्मी के दिन में बैठते हैं तो ट्रीज वाला एरिया में ज़्यादा थोड़ा कूल लगता है, तो टेम्परेचर रेगुलेशन ये सब भी इम्पैक्ट करता है, ठीक है। मरीन ऑर्गेनिज्म क्रिएट लाइमस्टोन करते हैं, ठीक है, जो अपना और सेडिमेंट्री ग्रोथ, जैसे कि लाइमस्टोन कौन बनाता है, जैसे कि हमारा कोरल पॉलिप्स हो गए, तो वो सब है, ठीक है। अब क्या डीपनिंग इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, इकोसिस्टम और चैतल फंक्शन, क्या क्या था हम पढ़े थे, क्या कौन सा उसमें पढ़ना था हमें, ट्रॉपिक डायनेमिक्स है, एनर्जी कैसे फ्लो होगा, ठीक है, फूड वेब्स हो गए, इकोलॉजिकल पिरामिड्स हो गए, ठीक है, बायोजियो केमिकल साइकिल्स होते हैं, ये हमें पता ही है, प्राइमरी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होता है, उसमें एनपीपी जीडीपी जीबीपी एग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये सब फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं प्रोडक्टिविटी को, तो वो कौन से फैक्टर कर रहे हैं, तो वो अपने नेचुरल फैक्टर्स कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इकोलॉजिकल सक्सेशन का है, कैरिंग कैपेसिटी की बात आ जाती है, ठीक है। तो ये रिलेशन है, कैरिंग कैपेसिटी का रिलेशन इन्वायरमेंट से,
और क्या बोलते हैं, अर्थ से, अर्थ का एक हिस्सा है, सपोज ये टुकड़ा है, ठीक है, यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है, पानी है, सब कुछ है, बट उसका लिमिट है, एक लिमिट है कि हाँ ये 50 लोग को सस्टेन कर सकता है, लेकिन 50 से ज़्यादा अकाउंट हुआ तो थोड़ा थोड़ा इसका डिप्लीशन, मतलब अब रिप्लेनिश नहीं हो रहा है, वो कम होने लगेगा। अगर 50 की जगह 60 हो गया तो ये तेजी से रिसोर्स खत्म होने लगेगा। एक समय ऐसा आएगा कि रिसोर्स अब इतना खत्म हो गया, ये 60 लोगों के लिए भी अब काफ़ी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें जानना है। ठीक है, तो पेन का कलर क्या कर लो मैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है कि ह्यूमन इन्वायरमेंट थ्योरीज एंड पैराडाइम्स, ठीक है, कि कैसे ह्यूमन बींग्स ने ओवर द टाइम इवॉल्व हुए। ठीक है, कल्चरल इकोलॉजी की पार्ट होती है। ठीक है, कि ह्यूमन सोसाइटी कैसे अडेप्ट हुए इन्वायरमेंट से, और हाई कल्चरल प्रैक्टिसेस सेप इकोलॉजिकल सिस्टम, कि हम उनके हिसाब से कैसे अडेप्ट हुए, और हमारी प्रैक्टिसेस, कल्चरल प्रैक्टिस कैसे इकोलॉजी को, सिस्टम को सेप किया। तो उसमें जो की फिगर्स हैं वो है जूलियन स्टेवर्ड, ठीक है, रॉय रैपॉर्ट। ठीक है, तो ये सब याद रखना है, आप हो सकता है कि पूछ दे नेक्स्ट। तो पहले हम क्या था, हंटर गैदर सोसाइटी से। ठीक है, कि हम इमीडिएट इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, कि जो मिलता था वो खोजते थे, खाते थे, पीते थे। ठीक है, तो वो था उस समय की बातें। वो हंटर गैदर का सोसाइटी था। ठीक है, हंटर गैदर का सोसाइटी है, वहाँ पे हम डिपेंडेंट थे उस समय। ठीक है, टेक्नोलॉजी बहुत उतना नहीं था, बहुत ही प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी था। तो और उसके कारण क्या होता था कि इमीडिएट ऑफ सस्टेनेबल रिलेशनशिप था। क्यों? क्योंकि नेचर जो देता था उससे हम ले देते हैं, बहुत ज़्यादा उस पर वो नहीं होते थे, लो पॉपुलेशन भी था, तो हम बहुत ज़्यादा नेचर पे बहुत ज़्यादा वो प्रेशर भी नहीं डालते थे कि नहीं होनी चाहिए। फिर हम जैसे जैसे समय के साथ ग्रो किया, एग्रीकल्चर सोसाइटी जाया, नियोलॉजिकल रिवोल्यूशन हुआ, हमने डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर दिया प्लांट्स का, एनिमल्स का। ठीक है, अब उसमें हमने मॉडिफाई करना शुरू कर दिया, क्यों, नेचुरली ग्रो होता था प्लांट्स की जगह, उसकी जगह हमने अब क्या किया, एक कि ठीक है हम यहाँ पे नेचुरली, जैसे चावल के साथ, गेहूँ के साथ, चाहे 10 चीज़ें उग रही हैं साथ में, हमने क्या किया कि नहीं नहीं, अब हम सिर्फ राइस उगाएंगे। हमने क्लियर किया लैंड, उसमें सिर्फ राइस, तो सेटल्ड लाइफ हो गया। ठीक है, अब क्या होगा कि हमारा एक्सट्रैक्टिव रिलेशनशिप हो गया, अब हम लोकलाइज इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करने लगे, सॉइल इरोजन होने लगा, सैलिनाइजेशन होने लगा, हैबिटेट लॉस होने लगा। ठीक है, इस कारण से अब ह्यूमन मैनेज इकोसिस्टम होने लगा। उसके बाद इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में तब ये फॉसिल फ्यूल से पूरा नया टेक्नोलॉजी से पूरा एकदम क्या बोलते हैं, फ्यूल्ड किया गया। ठीक है, यहाँ पे सोसाइटी सोसाइटी इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या की कैपेसिटी टू एक्सट्रैक्ट एंड प्रोसेस नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन हुआ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हुआ, सस्टेनेबल रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, वाइल्ड स्प्रेड पॉल्यूशन होने लगे, मैसिव रिसोर्स डिप्रेशन होने लगे, क्लाइमेट चेंज जैसे एग्रवेट हो गया। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग होने लगा, तो ये सब समस्याएं आने लगी, बहुत सारी डिजीजेज ये सब बढ़ने लगी। उसके बाद क्या है, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन इंफॉर्मेशन सोसाइटी आएगी जो अभी चल रही है, तो ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा मतलब इसमें जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे टेक्नोलॉजी बहुत सारी है, लेकिन उन सबको चलाने के लिए अभी भी हम पॉसिबल कर रहे हैं, तो इसमें हम धीरे धीरे भी फोर्स कर रहे हैं, इसमें ये समझ रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये सारी समस्याएं हैं, तो इसको दूर करने के लिए हमें सस्टेनेबली रहना चाहिए, ग्रीन टेक्नोलॉजी का, पॉलिसीज का, उस तरह से चीज़ें, और सर्कुलर इकोनॉमी की चीज़ें, अब हम इसकी बात करने लगे हैं, फिर एप्लीकेशन बनाने लगे। तो यही क्वेश्चन आता है। ठीक है, यही क्वेश्चन में पीआईक्यू में आया हुआ कि सबसे पहले ह्यूमन बींग्स के इवोल्यूशन में कौन था। तो सबसे पहले ह्यूमन बींग्स क्या था, हंटर गैदर सोसाइटीज थी। ठीक है, तो ये याद रखना है कि पहले वो आए, फिर एग्रीकल्चर सोसाइटी आएगी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी आएगी, फिर लास्ट में पोस्ट इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सोसाइटीज की। ठीक है, तो इस पर सवाल आ चुके हैं। फिर है ह्यूमन एक्सप्रेशनलिज्म। ठीक है, एक्सेप्शनलिज्म पैराडाइम, और फिर से न्यू इकोलॉजिकल पैराडाइम। तो जो एचईपी था तो एज्यूम करता था कि ह्यूमन यूनिक है, करता है। ठीक है, स्पीसीज है ना, एक्सपेंड फ्रॉम द इकोलॉजिकल लॉज ड्यू टू कल्चर एंड टेक्नोलॉजी। और जो एनईपी है, न्यू इकोलॉजिकल पैराडाइम, वो कहता है कि भाई इंटीग्रल पार्ट है इकोसिस्टम का, तो इसका भी इकोलॉजिकल लिमिट है। ठीक है, ह्यूमन एक्सेप्शनलिज्म बोल जाता है कि कोई लिमिट नहीं है, जो करना है करो। ठीक है, ये न्यू इकोलॉजिकल पैराडाइम बोलता है कि नहीं नहीं भाई, लिमिट है, तो इसके हिसाब से हमें एक दायरे में रह के चीज़ों को करना है। ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंटल इथिक्स, ये इस पर एक अलग से लेक्चर लेंगे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आई, जैसे कि एंथ्रोपोसेंट्रिज्म है, कि ह्यूमन बाई सेंटर वर्ल्ड व्यू हुआ, बायोसेंट्रिज्म मतलब लाइफ सेंटर वर्ल्ड व्यू, इकोसेंट्रिज्म मतलब इको सेंटर्ड वर्ल्ड व्यू। ठीक है, ये इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ नेचर के बारे में हम देखेंगे, तो इसमें हम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे बस मैं इंट्रोड्यूस कर दिया हूँ इन सब टर्म्स को, ताकि दिमाग में रहे चीज़ें पे। फिर एडवांस इम्पैक्ट एंड द एडवांस ह्यूमन इम्पैक्ट एंड प्लानिटरी बाउंड्रीज, तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के बारे में बात किया गया है, कि क्वांटिटी मेजर करते हैं ह्यूमन डिमांड नेचर पे कितना है। ठीक है,
इस पे भी सवाल आए फुटप्रिंट पे। फिर प्लानिटरी बाउंड्रीज फ्रेमवर्क है, जैसे कि स्टॉकहोम रेजिलियंस सेंटर ने 9 अर्थ सिस्टम प्रोसेसेस दैट हैव बाउंड्रीज बियॉन्ड विच, मतलब उन्होंने एक बाउंड्री बनाया कि इसके ऊपर अगर हम गया तो वो हम रिस्क है इरिवर्सिबल इन्वायरमेंट चेंज करके अब उसको वापस हम नहीं ला पाएंगे अगर वो हम बाउंड्री को क्रॉस कर दिए तो, ठीक है। इसमें कौन कौन सा इंक्लूड है? क्लाइमेट चेंज है, बायोडाइवर्सिटी लॉस है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस साइकिल्स है, लैंड सिस्टम चेंज है, फ्रेश वाटर यूज है, ओशन एसिडिफिकेशन है, एटमॉस्फेरिक एरोसोल लोडिंग, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन है, नोवल इंटीजेज है, ठीक है। तो ये है, जैसे कि 2009 में क्या था, तो ये देखा नहीं, तो यहाँ पे 2009 में अगर हम देखें तो हमारा जो बायोस्फीयर इंटीग्रिटी थी यहाँ थी, ठीक है। 2023 में अगर हम देखें बायोस्फीयर इंटीग्रिटी, तो जेनेटिक्स का ये बढ़ा है, इसका फंक्शनल ग्रोथ नहीं रहा, तो ये सब चीज़ें, ठीक है, बदली। जैसे 2009 में था कि 7 बाउंड्रीज असिस्ट किए गए, 3 क्रॉस, 7 बाउंड्री असिस्ट किए गए, 4 क्रॉस, 9 बाउंड्रीज को असिस्ट किया गया, उसमें से 6 क्रॉस हो चुके हैं। कि हाँ, वो तब कि इन्होंने एक थ्योरेटिकल हैव बनाया कि इसके मतलब बेस्ड ऑन डिफरेंट रिपोर्ट्स और सब कुछ स्टडी के बारे में, इसके बियॉन्ड पे अगर इम्पैक्ट जा रहा है तो वो फिर अनसस्टेनेबल है, वो इरिवर्सिबल है। तो उसमें से 9 में से 6 बाउंड्रीज को हम क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। ये हमारा सबसे सेफ जोन क्या है? ग्रीन वाला एरिया, ठीक है। जो हमारा ग्रीन वाला रीजन है, जो हमारा ग्रीन वाला रीजन है, ग्रीन, ठीक है। तो ग्रीन हमारा सबसे सेफ जोन था, लेकिन हम देखें तो ये जो ग्रीन वाला जोन था, पहले देखो बहुत सारी चीज़ें थी। अब क्या है, जैसे लैंड सिस्टम चेंज है, तो 2009 में वो सब ग्रीन जोन में था, अभी लैंड सिस्टम जोन हम बाउंड्री को क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। बाउंड्री को 223 के हिसाब से देखें तो क्रॉस कर चुके हैं। तो ये सब चीज़ें बदल दी। देखिए अब बस क्या क्या रह गया? स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन, इसी में बस हम रह गए हैं, एटमॉस्फेरिक एरोसोल लोडिंग में रह गए हैं, थोड़ा सा ओशन एसिडिफिकेशन में, बाकी सारे हम तो क्रॉस कर चुके हैं बाउंड्रीज को, ठीक है। ये एटमॉस्फेरिक बाउंड्री लेयर का था, स्टॉकहोम रेजिलियंस सेंटर ने बनाया था। उसके बाद ठीक है, ये उन्होंने क्या बोला था? क्लाइमेट चेंज का IPCC रिपोर्ट के आधार पर बनाया, फिर लैंड डिग्रेडेशन प्रोसेस के आधार पर बनाया, बायोडाइवर्सिटी क्या बोलते हैं लॉस के आधार पर बनाया था, फिर क्लाइमेट बायोडाइवर्सिटी फीडबैक के बारे में, लैंड यूज वाटर साइकिल था, ठीक है। फिर सोशियो इकोलॉजिकल सिस्टम था उसमें, ठीक है, कैसे उसमें इंटरेक्ट करते हैं वो। तो वो मेन ये था कि जो नेचुरल सिस्टम है, ठीक है, वो ह्यूमन डाइवर्स फीडबैक है, ठीक है। वो क्या कर रहा है? चेंज इन वार्मर क्लाइमेट्स एंड मोर सीजनल प्रेसिपिटेशन इंक्लूड वेजिटेशन चेंजेस, ठीक है। वो ह्यूमन सिस्टम था, ह्यूमन टू नेचुरल डाइवर्स फीडबैक है, तो ये फीडबैक चलते रह रहा है। तो इसमें हमें फीडबैक उस तरह से देना है कि मिनिमम चेंजेस आए, ठीक है, लेस चेंजेस ना हो, ठीक है, मतलब चेंजेस लेस हो, तो ज़्यादा चेंजेस ना हो, नहीं तो फिर वो सब कुछ जल्दी से चीज़ें खराब हो जाएंगी। और उसका इम्पैक्ट भी दिख रहा है कि इरेटिक मानसून हो गया है, कि कभी भी बारिश होती है, ये सब चीज़ें हो गई हैं। अजीब सा मौसम थोड़ा सा पहले से होने लगा है, एक डिफाइंड सीजन, मतलब ठंडे ठंडे की तरफ बिहेव नहीं कर रहा है, गर्मी का मौसम गर्मी की तरफ बिहेव नहीं कर रहा है, तो ये सब इसी सब चीज़ों का इम्पैक्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे कि हम देखें कि कैसे इम्पैक्ट करता है, बायोस्फीयर, लैंडस्फीयर है, ओशन है, क्लाइमेट है, या सिस्टम है, ये ह्यूमन सिस्टम है। इसमें हम जैसे इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये भी एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन का है, तो यहाँ पे ना जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट चला आता है कि डिटर्मिनिज्म का, पॉसिबिलिज्म का, इन्वायरमेंटलिज्म का, तो वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। जैसे कि डिटर्मिनिज्म क्या हो गया, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भाई इन्वायरमेंट डिटरमाइंस ह्यूमन कल्चर, कि सब कुछ इन्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए, कि नहीं नहीं भाई, मतलब कि अगर लिमिट इन्वायरमेंट के हिसाब से, इसमें था पॉसिबिलिटी कि नहीं नहीं, कि ये सब कुछ ह्यूमन के हिसाब से होना चाहिए। अगर ह्यूमन को लगता है कि ये इन्वायरमेंट, ठीक है, में समस्या है, तो हम कुछ ना कुछ उपाय ढूंढ के हम समस्या का मतलब कि कोई चीज़ इन्वायरमेंट कंस्टेंट है, यहाँ कोई चीज़ें नहीं हो रही है उस तरह से, जैसे ह्यूमन बींग्स को, मतलब जैसे उसका मनचाहा इच्छा के हिसाब से, तो हम क्या करेंगे कि नहीं, हम कहेंगे कि नहीं। इसमें क्या था कि ह्यूमन बड़ा है इन्वायरमेंट से, इसमें ड्रीमिंग क्या था कि इन्वायरमेंट बड़ा है ह्यूमन से, फिर इन्वायरमेंटलिज्म आई इसके बाद, ठीक है। इन्वायरमेंटलिज्म आई इसमें क्या है कि नहीं, हमें नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट भी करना है, ठीक है। हार्मफुल एक्टिविटीज, ऐसा नहीं कि एक्टिविटीज जीरो कर देना है, ठीक है, हमें प्रोटेक्ट करना है, रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी करना है, बट एक सस्टेनेबल वे में, ठीक है। यहाँ पे फोकस था कि रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड द इन्वायरमेंट, फोकसिंग ऑन द सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस था। ये 20वीं सेंचुरी में इमर्ज हुआ, ठीक है। ये 19वीं सेंचुरी में रूटेड था, ये उसके बीच में आया, ठीक है। पॉसिबिलिज्म, पॉसिबिलिज्म में क्या था कि क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ ह्यूमंस टू ओवरकम इन्वायरमेंटल चैलेंजेस थ्रू इनोवेशन टेक्नोलॉजी, की जो भी इन्वायरमेंटल चैलेंजेस सबको करना है। यहाँ पे क्या है कि फिजिकल डिटर्मिनिज्म था कि फिजिकल इन्वायरमेंट है, ठीक है, पार्टिकुलरली क्लाइमेट एंड टेंसिप्स ह्यूमन बिहेवियर सोसाइटल स्ट्रक्चर, की इन्होंने कहा कि जैसा इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से एडजस्ट करके रह लो। पॉसिबिलिज्म में क्या था कि नहीं भाई, ये सब चीज़ें हटाओ, टेक्नोलॉजी लगाओ अपने हिसाब से तुम देखो। इन्वायरमेंटल में क्या कि नहीं, दोनों के बीच का मध्यम मार्ग, ठीक है, कि टेक्नोलॉजी भी लगाओ लेकिन इतना भी नहीं लगा दो कि एकदम सब कुछ खत्म ही हो जाए, ठीक है।
तो ये सब एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। ये थ्योरी दैट ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स लीड्स टू लेजीनेस एंड अंडर डेवलपमेंट, तो ये डिटर्मिनिज्म था कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट में लोग आलसी होते हैं, तो ये सही बात है। सिंगापुर में ट्रांसपोर्टेशन हुआ ग्लोबल हब डिस्पाइट लिमिटेड नेचुरल रिसोर्स, ये पॉसिबिलिज्म का एग्जाम्पल है, ठीक है, कुछ है नहीं तो भी क्या, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का एग्जाम्पल है कि हम कहते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी हो, फॉसिल फ्यूल्स कम हो, तो ये हमारा हो गया इन्वायरमेंटल, ठीक है। सबके अपने अपने क्रिटिसिज्म भी है कि भाई ये मतलब लिमिटेशन इम्पोज बाय द, मैं अंडरस्टिमेट द लिमिटेशन इम्पोज बाय एनवायरमेंट एंड ह्यूमंस, यहाँ पे ओवर सिंप्लीफाई कर दिया गया उनके रिश्तों को, ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप को, ठीक है। यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंसर्न के ऊपर क्रिटिसाइज किया जाता है कि पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें या फिर ये कि ह्यूमन इन्वायरमेंट को देखें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें है, ठीक है। तो आज के डेट में मोस्टली हम यहाँ पे हैं इन्वायरमेंटलिज्म में, ठीक है। पॉसिबिलिज्म में हम थे, इंडिटरमिनेट थे, अभी हम यहाँ पे हैं कि हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट का भी देखना है और चीज़ें फिर सही करनी है, ठीक है? हाँ, एक चीज़ वो तो होगी बात, हो गया बात हमारा मैन इन्वायरमेंट और अर्थ रिलेशनशिप का। ये जैसे कि टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें, वहाँ पे मैंने एमसीक्यू डालना शुरू कर दिया है, यू कैन गो एंड अटेम्प्ट, ठीक है, क्वालिटी एमसीक्यू, ठीक है। नेट के स्टाइल में, नेट के प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से ही उसके हिसाब से डिजाइन किए हुए हैं, ठीक है। तो यू कैन गो एंड अटेम्प्ट, ठीक है। डेली पाँच सात डालेंगे, डेली पाँच सात, ठीक है। और कोई एक फिक्स टॉपिक्स नहीं है, मिक्स टॉपिक रहेगी, ठीक है। ये अभी इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि अभी कंटेम्प्ररी क्या बोलते हैं, अभी एग्जाम होने वाला, तो उसके हिसाब से देखते हुए मैंने किया कि एटलीस्ट वो लोग प्रैक्टिस कर सके, ठीक है, कि जब तक अगर सारे यूनिट्स नहीं भी कंप्लीट होते हैं तो एटलीस्ट जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं उनके लिए प्रैक्टिस की तरह, ठीक है। नए लोग भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, नो इशूज, एटलीस्ट मास्टर्स में तो पढ़े होंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो थैंक यू, ठीक है, थैंक यू फॉर योर अटेंशन, ठीक है, कि आप लोग ने आप लोग यहाँ आए, अगर आपको ये लेक्चर लगा अच्छा तो प्लीज़, ठीक है, प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। आप मतलब ठीक है, हम अपनी तरफ से बहुत जितना हो सकता है हम करने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव डे बाई डे, ठीक है। साउंड की समस्या थी तो आई थिंक काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गया है साउंड की समस्या लेक्चर्स में, तो प्लीज़, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को रिकमेंड करें अपने, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर पढ़ाने में कहीं मिस्टेक्स है, क्वालिटी में उसमें कहीं समझौता है, तो मुझे बताएं, बिल्कुल बताएं, ठीक है। साउंड की समस्याएं आ रही थी कंप्लेंट, तो मैंने उसको काफ़ी कोशिश किया, अब शायद चीज़ें सही हैं, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है स्मार्ट टेप नेट, इस सर्च करेंगे, सिर्फ इतना ही सर्च करेंगे ना टेलीग्राम में जाके, तो चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पे और भी मटेरियल्स, मतलब जितने भी पीआईक्यूज थे उसकी पीडीएफ डाली हुई है, ठीक है। चीज़ वहाँ पे मैंने एक नोट शेयर किया था लास्ट लेक्चर में, डायबिटिक लैब थ्रेड के, मैंने बताया था कि वैसे ही नोट्स मैं दूंगा, ठीक है। अब जाके वहाँ चेक करें, खुद से चीज़ों को पाएँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, पढ़ाई करते रहें, चीज़ों को सही से रखें, बैलेंस में रहें, ठीक है।